आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन्हें हम जानकारी दे दें कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं रखते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तरों की हमने वीडियो सीरीज आप सभी के लिए शुरू की है, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी क्रम में आज की चौथी वीडियो में हम आपको आगे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने की 100% संभावनाएं रखते हैं, इनको आप सभी के लिए सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर की शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो कि है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से ही जुड़ा होता है उसे कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है। जो आपके विकल्प है वो है ए सौदागर यानी मर्चेंट। एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन और आंसर हैं यह आपको दोनों ही भाषाओं में थोड़ा बहुत समझने पड़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो प्रश्न मिलेंगे हो सकता है वो मिक्स लैंग्वेज में हो, या फिर आपको उसको समझने में सोल्व करने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता हो, तो आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए दोनों ही लैंग्वेज में इसको सोल्व करवाने के लिए पीडीएफ तैयार करवाई है, जिससे कि आपको आसानी हो। तो आपका जो पहला विकल्प है वो है ए सौदागर यानी मर्चेंट, बी उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, सी व्यवसाय यानी बिजनेसमैन, डी है बिक्री कार्यकारी यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो जो व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे कहते हैं उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में, इस छोटे व्यवसाय की तुलना में जो बड़े पैमाने के व्यवसाय होते हैं उनमें किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकल्प है कम व्यक्तियों की, बी कम पूंजी की, सी अधिक व्यक्तियों की, डी छोटी मशीनें और उपकरणों की। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे व्यवसाय की तुलना में जो बड़े व्यवसाय हैं उनमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को किस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को किस रूप में जाना जाता है। विकल्प है ए इन्वेस्टर, बी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, सी स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डी रोजगार चाहने वाले यानी जॉब सीकर। उद्यमिता यानी जो उद्योग स्थापित अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक तरीके से खुद का रोजगार करता है, खुद का बिजनेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए, मध्यम विनिर्माण उद्योग होते हैं मीडियम स्केल के, जो उसमें संयंत्र और मशीनरी जो लगती है उसमें जो निवेश होता है वो किस बीच होता है, उसकी राशि किस बीच होती है। विकल्प है ए 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में, बी 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में, सी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, डी है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। तो स्टूडेंट, मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए मशीन और संयंत्र के लिए जो निवेश होता है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है। यह प्रश्न आपको दूसरे रूप में भी मिल सकता है। वो प्रश्न इस तरीके से भी मिलेगा आपको कि मान लीजिए प्रश्न आता है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर किसी उद्योग में, किसी विनिर्माण उद्योग में इन्वेस्टमेंट है मशीनरी और संयंत्र का, तो वो किस श्रेणी में आएगा। तो आपको वहां उत्तर सेलेक्ट करना होगा मध्यम विनिर्माण श्रेणी में। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। SWOT इस विश्लेषण में एस का क्या अर्थ होता है। SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ यहां पर बताना है। ए है सफलता यानी सक्सेस, बी ताकत यानी स्ट्रेंथ, सी सर्वेक्षण यानी सर्वे, डी सेवा यानी सर्विस। तो SWOT में एस का अर्थ होता है बी ताकत यानी स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन के भुगतान और किराए, बिजली के भुगतान में जो निवेश किया जाएगा पैसा होता है वो किस अंतर्गत आता है। यहां ऑप्शन है आपका ए कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, बी अचल पूंजी यानी फिक्स कैपिटल, सी लंबी अवधि की पूंजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल, डी पूंजीगत आय यानी कैपिटल इनकम। यहां आप इस चीज को समझना, पूंजी जो लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है, उद्योग तो स्थापित ऑलरेडी हो चुका है, उसके स्थापित होने के बाद कच्चे माल की खरीद यानी उस उद्योग को चलाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है उसकी खरीदने के लिए, मजदूरों के वेतन के लिए, जो मजदूर आपने लगाए उनके वेतन के लिए, किराए के लिए और लाइट के बिल के लिए, यानी उद्योग लगने के बाद उसको चलाने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है वो किस श्रेणी में आती है। ये प्रश्न है
तो स्टूडेंट इस प्रकार की जो पूंजी होती है वो वर्किंग कैपिटल की श्रेणी में आती है, यानी कार्यशील पूंजी में आती है। जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है एमएसएमई का मतलब यहां पूछा जा रहा है। एमएसएमई आपने कई जगह सुना भी होगा। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है सूक्ष्म स्केल और मध्यम उद्यम, बी मैक्रो लघु और मध्यम उद्यम, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, डी है लघु और मध्यम उद्यम। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दें। एमएसएमई जो है इसका मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दे लेना। अगला प्रश्न है एक आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? एक जो आर्थिक विकास अगर किसी जगह का होता है तो उसमें जो उद्यमी होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है बेरोजगारी उत्पन्न करना, बी स्थिर जीवन स्तर, सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, डी है क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो एक आर्थिक विकास में जो उद्यमी की भूमिका होती है वो प्रति व्यक्ति की आय में सुधार करता है। जब कोई उद्यमी कोई उद्यम यानी कोई इंडस्ट्री स्थापित करता है, ठीक है, कोई एंटरप्राइजेस शुरू करता है, तो वो लोगों को रोजगार देता है और रोजगार देने से प्रति व्यक्ति की आय में सुधार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को कहा जाता है विज्ञापन। तो यहां पर जो मौजूद विकल्प है उसमें आपको विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है माल के उत्पादन में लगे उद्यम को एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। इसको किस रूप में जाना जाता है? किसी माल का उत्पादन करना है, ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन करना है। तो इस प्रकार के जो उद्यम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे उद्यमों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निर्माण उद्यम, बी सेवा उद्यम, सी सूक्ष्म उद्यम, डी मैक्रो उद्यम। तो स्टूडेंट स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई किसी चीज का निर्माण करेंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उसे निर्माण उद्यम के रूप में जाना जाएगा। यहां मैं आपको प्रश्नों के उत्तर की जानकारी के साथ उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी देना चाहूंगा ताकि आपको आगे इसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न मिलता है तो उसको सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण में निम्न में से कौन सा जोड़ा सहायक है? अगर SWOT विश्लेषण की बात करते हैं तो इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा इनसे संबंधित होगा, कौन सा जोड़ा सहायक होगा? और पहला ऑप्शन है ताकत कमजोरी यानी स्ट्रेंथ या वीकनेस, बी ताकत अवसर यानी स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटीज, सी धमकी कमजोरी यानी थ्रेट्स एंड वीकनेस, डी धमकी अवसर यानी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो SWOT में ताकत अवसर यानी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज जोड़ा सहायक होगा या इससे संबंधित होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है जीडीपी का विस्तार। जीडीपी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, वर्तमान में भी हम टीवी में कई बार देखते हैं जीडीपी। तो जीडीपी का जो विस्तारित नाम है ये क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी गोदाम मांग उत्पाद यानी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी ग्रांड डिमांड उत्पाद यानी ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट, डी है विशाल घरेलू उत्पाद जायंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप अच्छे से समझ लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है SIDO यानी सीडो का विस्तार है। यहां ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए लघु उद्योग विकास संगठन, बी लघु आय विकास संगठन, सी लघु निवेश विकास संगठन, डी मानक उद्योग विकास संगठन। तो सही उत्तर होगा SIDO का विस्तार जो होगा वो होगा लघु उद्योग विकास संगठन यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सीडो का विस्तारित रूप होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए और संगठनों के हितों को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? यानी अगर कोई बिजनेस है जो देश में कार्य कर रहा है, वो अगर विदेशों में अपनी पहुंच करना चाहता है और साथ में अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी उसको कोई परेशानी ना हो, तो वो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज करेगा? तो ऑप्शन है ए लाइसेंसिंग, बी सहयोग, सी संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर, डी तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर। आपने देखा होगा कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए मारुति सुजुकी कंपनी का उदाहरण लेते हैं। सुजुकी एक विदेशी कंपनी है,
ठीक है, सुजुकी जापानी कंपनी है जो कि भारत में अगर बिजनेस करना चाहती थी, भारत में अगर उसको अपना व्यापार बढ़ाना था, तो उसने मारुति के साथ, जो कि भारतीय कंपनी, इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करा और दोनों ने मिलकर भारत में मारुति सुजुकी के नाम से कार लॉन्च करी और बिजनेस को अपना प्रारंभ किया, जो कि आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुआ, जैसा कि हम अभी वर्तमान में देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? किसी भी विनिर्माण उद्यम की स्थिति तय करने के लिए किस प्रकार का निवेश करना चाहिए, किस प्रकार के निवेश पर विचार होता है? ए, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, बी, भवन और भूमि बिल्डिंग एंड लैंड, सी, संयंत्र और मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, दी, कर्मचारियों का वेतन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका सही उत्तर होगा संयंत्र और मशीनरी, यानी कि किसी भी उद्यम में जितना इन्वेस्टमेंट संयंत्र और मशीनरी पर होगा, वो प्लांट, वो इंडस्ट्री, वो उद्यम उतना बड़ा और उसकी स्थिति उतनी बड़ी या छोटी होगी जितना इन्वेस्टमेंट उसकी प्लांट में, संयंत्र और मशीनरी पर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक यानी सामान बेचने वाला जो विपणक है वो ग्राहकों तक पहुंच सकता है? किस चैनल के माध्यम से? और चैनल के विकल्प है, ए है निर्माता के बाद खुदरा विक्रेता, फिर थोक विक्रेता, फिर ग्राहक। बी है निर्माता, ग्राहक, खुदरा विक्रेता। सी है निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक। डी है निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, थोक व्यापारी। तो इसका जो सही चैनल है वो होगा निर्माता यानी बनाने वाला, इसके बाद खुदरा विक्रेता यानी दुकानदार, फिर उसके बाद ग्राहक। ये सही चैनल होगा जिसके माध्यम से जो विपणक है वो ग्राहकों तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वेब आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया है? आपको याद है आजकल बिजनेस में सॉफ्टवेयर से ही अकाउंटिंग यानी एक खाता बही का कार्य होता है। तो यहां पर यह पूछा गया है कि अकाउंटिंग के लिए इंटरनेट यानी ऑनलाइन आधारित, ठीक है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर आधारित है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ए बिजी, बी टेली, सी विंग्स या डी सरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेली। अब मैं आपको एक चीज इसमें ऐड करके बता दूं कि वर्तमान में ज्यादातर सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन हो गए हैं। बिजी भी जो सॉफ्टवेयर है ये भी ऑनलाइन पैटर्न पे आता है, पर किताब में हमें टेली बताया गया तो हमें टेली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का उपयोग करने के दौरान, हम बैंक के पैसे निकालने के लिए एटीएम का उपयोग करते हैं। एटीएम के जो उपयोग के दौरान है, जो ग्राहक होता है, यानी कि अगर हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हमें पैसा निकालने के लिए दर्ज प्रमाणीकरण किया जाता है। जो प्रमाणीकरण हम अपना स्वयं का करते हैं कि हाँ भाई ये हम ही हैं। एटीएम लेके हो सकता है कोई भी व्यक्ति एटीएम पर पहुंच जाए। मेरा एटीएम लेके मान लीजिए अगर आप पहुंच जाएंगे, तो मशीन को कैसा पता लगेगा कि ये जो एटीएम है ये उसी व्यक्ति का है या उस व्यक्ति का नहीं है? तो इसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? ए है ऑप्शन नगद कैश, बी आईएफएससी कोड, सी पिन, डी केवाईसी। तो स्टूडेंट, पिन के प्रमाणीकरण के द्वारा ही पता चलता है कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति है जिसका ये एटीएम है और इसको पैसा मशीन को देना है। तो पिन डालते हैं हम एटीएम पर, तभी पता लगता है कि ये सही व्यक्ति है जिसको एटीएम को पैसे देने हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का विस्तार यानी एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए है अतुल्यकालिक टेलर मशीन यानी एसिंक्रोनाइज टेलर मशीन, बी स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी है स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टाइम मशीन, सॉरी, अगला है स्वायत्त टाइम मशीन यानी ऑटोनोमस टाइम मशीन। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कम उत्पादकता यानी जो कम प्रोडक्शन के कारण क्या होगा? कम उत्पादकता के कारण क्या होगी? ऑप्शन है नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, बी राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी यानी डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, या है डी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो जीडीपी है, किसी भी देश का जो विकास है उसका पैमाना जीडीपी होता है। जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा, जिसकी दर ज्यादा होती है, आप देखते हैं हमारे देश की जो जीडीपी है जब ज्यादा होती है तो मीडिया में उसको अच्छा पेश किया जाता है, अगर कम होती है तो उस पर विरोध किया जाता है। तो जीडीपी जितनी अच्छी होती है उतना देश का विकास होता है। तो अगर कम उत्पादकता हो रही है, ठीक है, तो कम उत्पादकता हो रही है तो वो किस कारण होती है? उसका कारण होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी होती है उसके कारण। ठीक है, तो हमें सही उत्तर चयन करना है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में
कमी होती है अगर कम उत्पादकता होती है। ठीक है, अगर ज्यादा उत्पादकता होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई ज्यादा उत्पादन होगा तो लोगों को नौकरी से निकालने लग जाएंगे, उसपे तो और लोगों की आवश्यकता होगी और उससे राजनीतिक स्थिरता, किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता भी होगी। जैसे कि श्रीलंका में हमने हाल ही में देखा है, वहां की जीडीपी डाउन होने से राजनीतिक स्थिरता खत्म हो गई है, वहां पे ना कोई सरकार है ना कोई प्रशासन है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन को किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, किस अनुपात में परिभाषित करते हैं? ए है आउटपुट इनपुट, बी है इनपुट आउटपुट, सी उत्पादन कारीगरी का कौशल, डी इनपुट कारीगरी का कौशल। तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन को आउटपुट इनपुट के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। पहले आउटपुट लिखेंगे फिर इनपुट लिखेंगे, इस तरीके से प्रोडक्शन को परिभाषित करेंगे। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा अलग है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को किस अनुपात में परिभाषित किया गया है? तो यहां पर भी हमें सही उत्तर ए है, जो वही सेलेक्ट करना है जो कि है आउटपुट इनपुट। पहले आउटपुट, ठीक है, फिर इनपुट। ठीक है, जो उत्पादकता है वो आउटपुट इनपुट के रूप में इस रूप में परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है, इस राशि को कहते हैं। अब यहां समझना, मान लीजिए किसी उद्यमी को यानी किसी उद्योग लगाने वाले एंटरप्रेन्योर को 10 लाख रुपए का कर्ज लेना है और कर्ज लेने के लिए उसको कुछ राशि का योगदान करना है, तो उस राशि को क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी उद्यम की राशि, किसी उद्योग की राशि मतलब लागत 12 लाख आ रही है, 12 लाख में कोई उद्योग स्थापित हो रहा है। अब उसको 12 लाख स्थापित करने के लिए कुछ राशि अपनी ओर से लगानी पड़ेगी, यानी 2 लाख रुपए उसे अपनी ओर से लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसे 10 लाख का लोन मिलेगा। तो ये जो 2 लाख की राशि उसे लगानी है, इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है न्यूनतम राशि, बी है अधिकतम राशि, सी है मार्जिन मनी, डी है मटेरियल मनी। तो जो ये राशि है 12 लाख में से 2 लाख अगर हमें लगाने हैं तो इस राशि को बोलेंगे मार्जिन मनी, सी। बाकी की जो 10 लाख है ये हमें कर्ज के रूप में उद्यमी को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय में कोई भी अगर बिजनेस है, उसमें जो उसके क्लाइंट होते हैं, उसके जो ग्राहक होते हैं, उनकी जो पहचान है उसको सत्यापित करने के लिए, सत्यापित मतलब ऑथराइज करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा किसी बिजनेस में जो उसके ग्राहक होते हैं उनकी जो पहचान है, हाँ कि ये व्यक्ति यही है, इसके डॉक्यूमेंट सही है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ए है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, बी केवाईसी, सी एटीएम, डी है टीएफपी। तो स्टूडेंट ये जो प्रक्रिया कहलाती है केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर क्लाइंट। ठीक है, केवाईसी अगर आपने बैंक में भी आपने कई बार देखा होगा कि वहां पर बोला जाता है कि अभी केवाईसी करनी है, यानी कि जो बैंक जिसके आप ग्राहक हैं, आपकी जो पहचान है बैंक सत्यापित करने के लिए आपकी केवाईसी करता है, आपके इसके लिए डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और उसी से आपकी पहचान सत्यापित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वचालन यानी ऑटोमेशन के क्या लाभ है? ऑप्शन है ए संचालन समय कम लगता है, बी प्रारंभिक लागत बढ़ती है, सी अप्रत्याशित विकास लागत लगना, डी जोखिम सुरक्षा का जोखिम तो स्वचालन का जो लाभ है होता है वो होता है संचालन समय कम लगना, यानी किसी भी उद्यम को अगर हम ऑटोमेटेड कर देते हैं तो उसके संचालन उसको संचालित करने का समय कम लगता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की दर क्या है? यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं और इनमें से 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं, यानी किसी देश में अगर 125 मिलियन आबादी है, इसमें से 100 मिलियन लोग अगर कार्यरत है, काम कर रहे हैं, और 25 मिलियन लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार है, तो बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो इसके लिए आपको 25 में 125 का भाग देके 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो मैं बता देता हूं। काटने पर इसकी जो सही दर है, बेरोजगारी की दर है 20%, वो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा बेरोजगारी दर किसी भी देश की जान सकते हैं। अगर आपको रोजगार की दर जाननी है किसी भी देश की, तो इसके लिए भी आप सेम यही फॉर्मूला कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो उस देश में रोजगार प्राप्त व्यक्ति है उनकी संख्या बटा उस देश की कुल आबादी को यहाँ पर लिख देना है और 100 से उसको गुणा कर देना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आप करेंगे तो आपको उस देश की रोजगार की जो दर है वो वहां पर पता चल जाएगी। जैसे कि इस देश में 80% लोग रोजगार प्राप्त है और 20% लोग बेरोजगारी, वहां पर इस देश की जो बेरोजगारी दर है वो 20% है। इस तरीके से आप रोजगार और बेरोजगारी की दर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बाजार
वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? विकल्प है ए पूंजी बाजार, बी श्रम बाजार, सी मुद्रा बाजार, डी माल बाजार। तो श्रम बाजार जो है, श्रम यानी जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, वो वास्तविक मजदूरी यानी वास्तविक मजदूरी क्या होनी चाहिए, क्या चल रही है मार्केट में और रोजगार की क्या स्थिति है, ये श्रम बाजार निर्धारित कर देता है। श्रम बाजार से आपको पता चल जाएगा कि इस देश में कितनी रोजगारी है, कितने बेरोजगार हैं और क्या इनकी मजदूरी की दर है। अगला प्रश्न है, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने जैसे कि इस प्रश्न को पहले भी आपको बताया है, अब वापस ये प्रश्न आया है अलग तरीके से। किसी भी देश की बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया के आर्थिक प्रदर्शन यानी हमारे देश की आर्थिक प्रदर्शन, आर्थिक मोर्चे पर हमारे देश ने कैसा कार्य किया है, आर्थिक स्थिति हमारे देश की वर्तमान में कैसी है, इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प है ए केवाईसी, बी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सी टीएफपी, डी एटीएम। तो सही उत्तर, जैसा कि आपको मैंने पिछली कुछ प्रश्नों में भी बताया था, सही उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से ही हम किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को माप सकते हैं कि उस देश ने आर्थिक क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है। तो यह प्रश्न आपको दूसरे रूप में मिला है, तो आप इसी तरीके से प्रश्नों को अच्छे से समझे, जिससे कि आपको प्रश्न अगर दूसरे रूप में भी मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। और महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मुझे कोई लगता है तो मैं उसको आपको अच्छे से ही बताने की कोशिश करता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम का प्रकार शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है? व्यापार हम अगर करते हैं, व्यापार कोई बिजनेस कोई व्यक्ति शुरू करता है तो वो जोखिम लेता है, जोखिम भी कई प्रकार का होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि इन विकल्पों में से कौन सा जोखिम शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है संपत्ति जोखिम यानी प्रॉपर्टी रिस्क, बी प्रौद्योगिकी जोखिम यानी टेक्नोलॉजी रिस्क, सी दायित्व जोखिम यानी लायबिलिटी रिस्क, डी है कार्मिक जोखिम यानी पर्सनल रिस्क। तो स्टूडेंट, जो प्रौद्योगिकी जोखिम है यह शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, टेक्नोलॉजी रिस्क है ये शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि प्रॉपर्टी रिस्क यानी संपत्ति जोखिम, लायबिलिटी रिस्क और पर्सनल रिस्क, ये तीनों ही शुद्ध जोखिम की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई बिजनेस होता है तो उसमें प्रॉपर्टी का भी रिस्क होता है, लायबिलिटी दायित्व का भी रिस्क होता है, हम कर्ज वगैरह कोई ले लेते हैं तो कार्मिक जोखिम कर्मचारी संबंधित भी रिस्क होते हैं, ठीक है, जबकि टेक्नोलॉजी रिस्क शुद्ध जोखिम नहीं होता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उद्देश्य नहीं है? आपने सुना होगा जो किसी भी कंपनी में कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह, उनके जो वेतन के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव दिया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए। जो ये इंसेंटिव प्रदान किया जाता है उनको, वो जो प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य इनमें से क्या नहीं होता है? यानी इन जो विकल्पों में से है उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है जिससे कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव दिया जाता है? और ए है बेहतर गुणवत्ता इंप्रूव्ड क्वालिटी, बी है उत्पादन की उच्च लागत यानी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी उच्च उत्पादन हाई आउटपुट, सी अपशिष्ट कम करना रिड्यूस वेस्ट। तो स्टूडेंट, उत्पादन की उच्च लागत ये प्रोत्साहन राशि यानी कर्मचारी को इंसेंटिव प्रदान करना उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य है जिससे कि कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती वो है बेहतर गुणवत्ता, यानी हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो अच्छा कार्य करेगा, अच्छी क्वालिटी का काम करेगा। उच्च उत्पादन, वो अच्छा प्रोडक्शन हमें देगा। मान लो किसी को हम एक्स्ट्रा कोई वेतन के अलावा लालच देते हैं, लाभ देते हैं, लालच भी बोल सकते हैं इसको, इंसेंटिव प्रदान करना, तो वो ज्यादा कार्य करेगा जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। डी होगा अपशिष्ट कम करना, अच्छा कार्य करेगा, अच्छी क्वालिटी का कार्य करेगा तो अपशिष्ट यानी वेस्टेज कम होगा, ठीक है। उत्पादन की उच्च लागत तो बढ़ेगी पर इसके अलावा उसमें लाभ काफी सारे मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपको जो प्रश्न सोल्व कराए हैं ये प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, आईटीआई की हर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।